नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच फिर से हूँ सीमा पांडे और आपको आज एज और इनफर्टिलिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। उसके पहले मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, लॉकडाउन के नियमों का सही से पालन कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कर रहे हैं और अपनों को और अपने आप को इस कोविड-19 के प्रकोप से बचा पा रहे हैं। एज और इनफर्टिलिटी समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि लड़की जब पैदा होती है तो उसके अंदर लगभग 1 मिलियन अंडे होते हैं। वो अंडे हर महीने घटते घटते जब उसको एमसी शुरू होती है उस वक्त उसके अंदर लगभग 300,000 अंडे बचते हैं, जिनमें से सिर्फ 300 से 400 अंडे ही पूरी लाइफ टाइम में लड़की के अंदर ओवुलेट होते हैं, निकलते हैं और जिनसे प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, आपको ये जानना पड़ेगा कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट टाइमली करना क्यों ज़रूरी है। तो आप ये मान के चलिए कि जिस दिन से, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हर महीने एक अंडे को सिलेक्ट होने के लिए हज़ारों अंडे बढ़ते हैं, उनमें कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में बेस्ट वन जीतता है और उस एक बेस्ट को जीतने के लिए हज़ारों अंडों की कुर्बानी देनी पड़ती है। ये आपके आईएएस एग्जाम से भी बहुत ज़्यादा टफ है। तो इस सिलेक्शन प्रोसेस से जो अंडा निकल करके आगे बढ़ता है, फूटता है, उसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी होती है आपको गर्भवती करने की। अब ये कैपेसिटी जैसे जैसे एज बढ़ती है वो घटती जाती है। ये देखा गया है इंटरनेशनली, बाकी देशों में औरत की प्रजनन क्षमता उसके 80% कम हो जाती है बाय द एज ऑफ 35 या उसके ऊपर जाने पे। लेकिन हम इंडियंस में हमारी प्रजनन क्षमता बाकी देश की महिलाओं से पहले खत्म होती है और हम लोग 28-29 साल में ही उस जगह पे आ जाते हैं जहां वो महिलाएं 35 पे होती हैं। 40 क्रॉस करते करते 10% से भी कम फर्टिलिटी पोटेंशियल हमारा बचता है और अगर हम प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो उन एग्स की क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण मिसकैरेज होने का चांस रहता है। शहरों में तो वैसे आजकल काफ़ी ज़्यादा जानकारी लोग इंटरनेट और गूगल वगैरह के माध्यम से ले रहे हैं, तो उन्हें इसकी जानकारी हो जाती है, वो समय से अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रूरल एरिया, गांव का एरिया और जो छोटे शहर हैं वहाँ पे अभी भी लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट शुरू करने में देर कर देते हैं। बहुत सारे कारण हैं, हमारी प्रजनन क्षमता आजकल कम होती जा रही है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जो हम लोग की शादियां पहले जो 20 साल के अंदर हो जाया करती थी, अब लड़कियां कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, वो अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती हैं, अपना करियर पहले सेटल करना चाहती हैं, उसके बाद वो शादी करना चाहती हैं। इसमें वो अक्सर 30 का एज क्रॉस कर देती हैं, तो हम बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ प्ले कर रहे होते हैं और जब शादी के 6 महीने 1 साल तक वो प्लान नहीं करती हैं प्रेगनेंसी या 2 साल प्लान नहीं करती हैं, पहले अपनी लाइफ को समझना चाहती हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हैं और जब तक वो प्रेगनेंसी के बारे में सोचती हैं अपने रेगुलर गायनेक से चेकअप कराती हैं। चेकअप कराने के बाद 2-4 महीने और देखने के बाद टाइम एकदम थिन लाइन हो जाती है लो ओवेरियन रिजर्व एंड नॉर्मल के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये लो ओवेरियन रिजर्व क्या होता है। तो दोस्तों, लो ओवेरियन रिजर्व का मतलब ये नहीं है कि आप माँ नहीं बन सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम कम है। आपके ओवरीज में जो अंडे आपको प्रेगनेंसी दे सकते हैं, ओवुलेशन कर सकते हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। घड़ी की टिक टिक ये कह रही है कि अब आपको समय बर्बाद ना करके सही दिशा में प्रयास करना चाहिए, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हमेशा स्टेप वाइज होता है। उन स्टेप्स को जल्दी जल्दी क्रॉस करना होता है। मान लीजिए मेरे पास एक महिला आती है जिसकी उम्र 23-24 साल है, उसकी शादी के 6 महीने या 1 साल हुए हैं और उसे लग रहा है कि वो बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन के भी मां नहीं बन रही है इतने दिनों से, उसने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया। तो अगर मैं उसका जो टेस्ट करती हूँ वो टेस्ट डिफरेंट होता है जब एक वही लड़की 30 क्रॉस करके मैरिड होके 1 साल बाद मेरे पास आती है। इंटरनेशनली ये नॉर्म 35 के नीचे और 35 के ऊपर है, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स के लिए, इंडियन पेशेंट्स के लिए वो क्रॉस
वो लिमिटिंग नंबर 30 रखती हूँ कि 30 के ऊपर वालों का टेस्टिंग मैं जल्दी शुरू करती हूँ, उनके सारे प्रोसीजर्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। और जो 30 के नीचे होते हैं उनको अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ मैरिज ये डिसाइड करती हूँ कि कौन सी जांच, कौन सा ट्रीटमेंट उनको पहले देना चाहिए। 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहले इम्पॉर्टेंट है एज, लड़की की एज ही वो फैक्टर है वो जो सबसे ज़्यादा ये डिटरमाइन करता है कि उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस क्या हैं जिस वक्त वो मुझे दिखाने आती है। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी। अगर हस्बैंड वाइफ बिना किसी प्रोटेक्शन के 1 साल से ज़्यादा से रेगुलरली साथ रह रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो वो ड्यूरेशन जितना बढ़ता जाता है प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम होते जाते हैं, तरीके मुश्किल होते जाते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तरीके मुश्किल होते जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी शादी हो गई, आपने एक फिक्स पीरियड डिसाइड किया कि यहाँ तक मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है, उसके बाद से जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं, आपकी एज 30 के ऊपर है, तो 6 मंथ से ज़्यादा अगर आपको ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से मिलिए और अपना पूरा थरो दोनों लोगों का चेकअप कराइए। अगर आपकी उम्र 25 या उसके आसपास है तो 1 साल ट्राई करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आप हमारे पास या किसी डॉक्टर के पास आते हैं तो हम कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जिनको पहले करने की कोशिश करते हैं। जब लड़की की उम्र 25 के आसपास होती है तो मैं सबसे पहले उसकी एक क्या क्या चीज़ चाहिए होता है बच्चा होने के लिए। हस्बैंड के सीमेन में स्पर्म काउंट 20 मिलियन के ऊपर होना चाहिए, उसमें से अराउंड 40% अच्छे से मोटाइल होनी चाहिए और उस सीमेन की क्वांटिटी 1.5 मिलीलीटर से ऊपर होनी चाहिए। 1.5 to 5 मिलीलीटर नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ सीमेन मानी जाती है। और लड़की के अंदर उसका यूट्रस, उसकी ओवरीज, उसका फेलोपियन ट्यूब, वो सब कुछ नॉर्मल दिखना चाहिए। यूट्रस में जगह होनी चाहिए बच्चा रहने के लिए। फिर आता है उसका ओवुलेटरी पार्ट। हर महीने एमसी के पहले से चौथे दिन के बीच जो अंडा सिलेक्ट होता है उसको बढ़ना चाहिए। फिर बढ़ करके वो अंडा एक झिल्ली में बढ़ता है जिसको फॉलिकल कहते हैं। उस फॉलिकल को 13वें से 17वें दिन के बीच रप्चर होना चाहिए जिससे अंडा बाहर आता है। फिर वो ट्यूब में जाता है और उस वक्त अगर पति पत्नी साथ रहते हैं तो उसको फर्टिलाइज होना चाहिए और फर्टिलाइज होकर के उसके 3-4 दिन बाद उसको यूट्रस में जाके इम्प्लांट होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया की पूरी स्टडी हम लोग करते हैं जिसे हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कहते हैं। उस फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हम फॉलिकल के रप्चर होने तक देख पाते हैं। उसमें हमें ये पता चलता है कि फॉलिकल अगर रप्चर कर रहा है तो चांसेस हैं कि इसको स्पर्म से मिलना चाहिए। तो सबसे पहली जांच हम हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस करते हैं। सेकेंड, आपका अल्ट्रासाउंड और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। थर्ड, आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं वो नॉर्मल है कि नहीं उनकी जांच करते हैं। अगर आपको हर मंथ पीरियड आता है, रेगुलरली आता है, तो इसका मतलब आपके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से जो FSH LH हार्मोन निकल रहा है वो तो ठीक चल रहा है और उसके डायरेक्शन में जो आपकी ओवरीज एस्ट्रोजन बना रही है, प्रोजेस्टेरॉन बना रही है, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो थायराइड नाम का एक हार्मोन होता है और प्रोलैक्टिन नाम का एक हार्मोन होता है। ये दोनों हार्मोन अगर समय से गड़बड़ हो जाते हैं कभी कभी तो उनकी वजह से ओवुलेशन, जिस अंडे की फूटने की प्रक्रिया को हम ओवुलेशन कहते हैं, वो प्रक्रिया ठीक से नहीं होती है और बच्चा रुकने में दिक्कत होती है। तो इन हार्मोन्स की जांच हम 2nd डे ऑफ पीरियड को करते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे नंबर आता है ट्यूबल टेस्टिंग का। अगर आपके को बार बार फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, हस्बैंड से संबंध बनाने में दर्द होता है, पीरियड में दर्द होता है,
तो ऐसे में हमें लगता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। इन लोग की ट्यूबल टेस्टिंग हम जल्दी करते हैं, या वो लोग जिनको एक मिसकैरेज हो गया उसके बाद बच्चा नहीं हो रहा है, या एक बार बच्चा हो गया और दोबारा वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज जिन लोगों का ओवुलेटरी फंक्शन ठीक होता है, सीमेन काउंट ठीक होता है और हार्मोन्स थायराइड और प्रोलैक्टिन ठीक होते हैं, उनको 3 महीने के लिए हम फॉलिक एसिड की टैबलेट दे करके और साथ में उनको प्रॉपर फर्टाइल पीरियड की जानकारी देके घर भेज देते हैं। फर्टाइल पीरियड वो पीरियड होता है दोस्तों जब ये फॉलिकल रप्चर होकर के एमसी के 13वें से 17वें दिन के बीच बाहर निकलता है अंडा, तो ये अंडा 24 घंटा ट्यूब में जिंदा रहता है। तो ये उस अंडे के पहुंचने के 2 दिन पहले से लेके 2 दिन बाद तक के टाइम को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। तो मैं नॉर्मली अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि एमसी के 12वें से 18वें दिन के बीच साथ जरूर रहना चाहिए। तो उस बीच स्पर्म और एग के मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्पर्म एक बार ट्यूब में जाता है तो उसकी लाइफ 3 to 4 डेज होती है, 72 आवर्स के करीब। तो उस वक्त आपको साथ रहने को बता करके हम घर भेज देते हैं। अगर आपकी एज 30 के ऊपर है या ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके ट्यूब को बंद कर सकते हैं, तो हम आपका ट्यूब टेस्ट भी करते हैं। ट्यूब टेस्ट करने के लिए एक्सरे द्वारा HSG करते हैं, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। जब हम वो काम अल्ट्रासाउंड द्वारा करते हैं तो उसको सोनोसैल्पिंगोग्राफी कहते हैं, और जब हम लैप्रोस्कोपी द्वारा कहते हैं तो उसको डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इनमें से जो टेस्ट आपके लिए सूटेबल होता है वो हम यूज करते हैं और उससे आपकी ट्यूबल पेटेंसी जानने की कोशिश करते हैं। जो महिलाओं की उम्र 30 के ऊपर होती है उनका एक हार्मोन एंटी मुलेरिन हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में निकलता है, जो आपके अंदर जो अंडे हमें अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी देता है। वही आपकी प्रजनन क्षमता की जांच है, उसको भी जांच करते हैं और उसका एक रेंज होता है। नॉर्मल महिलाएं जिनकी प्रजनन क्षमता अच्छी है उसका रेंज 2 नैनोग्राम से 4 नैनोग्राम के बीच में रहता है, और इससे नीचे और इससे ऊपर के लिए दिक्कतें होती हैं और उनको हम डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करते हैं। तो जिन महिलाओं का एंटी मुलेरिन हार्मोन लेवल 2 नैनोग्राम से नीचे आता है उनको हम सलाह देते हैं जल्दी बच्चा करने की और हर चीजों को एक्सपेडाइट करने की कोशिश करते हैं। तो ये ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग हुआ। इसी टेस्टिंग के हिसाब से हम चलते हैं। मान लीजिए आपका अंडा बनने की क्षमता ठीक है, आपकी ट्यूब खुली है, आपके हस्बैंड के सीमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पीरियड्स रेगुलर आते हैं, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। और ऐसे में हम आपको सलाह देते हैं दवाओं से, और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या IUI एक चीज होती है कि हम कभी कभी ये मान के चलते हैं कि स्पर्म अंदर ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम आपका ओवुलेशन पीरियड अपने हिसाब से डिसाइड करके एक इंजेक्शन लगाते हैं अंडा फोड़ने के लिए। उसके 24 से 40 आवर्स के बीच में आपके हस्बैंड का सीमेन लेके वॉश करके आपके यूट्रस में डालते हैं। इसको हम IUI कहते हैं। IUI का मकसद होता है अंडे और बीज के मिलने के चांसेस बढ़ाना। ज्यादा बीज पहुंचा रहे हैं हम और दवा से ज्यादा अंडा बना रहे हैं, और इससे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में बच्चा होने के चांसेस बढ़ते हैं। ऐसा हम आपके एज के अकॉर्डिंगली 3 to 6 साइकिल्स कर सकते हैं। अगर इससे भी आप कंसीव नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि एक बार आपकी डायग्नोस्टिक लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से नहीं दिखाई पड़ती हैं, वो सारी चीजें आपको सामने दिखाई पड़ती हैं जब आप डायग्नोस्टिक लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। और उसमें वो कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, आपके पेट पे एक छोटा सा छेद करते हैं हल्की सी बेहोशी दे करके, आपके अंदर सारे अंगों को देखते हैं, आपका ट्यूब टेस्टिंग करते हो। अगर कोई भी चीज गड़बड़ लगती है तो उसको उसी सेटिंग में ठीक करने की भी हम कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर उसमें सब कुछ नॉर्मल पाया जाता है तो देखा गया है कभी कभी उसके बाद लोगों को स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी ऐसे ही हो जाती है। अगर नहीं होती है तो हम फिर से डिसाइड करके अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या तो फिर से IUI करते हैं या आपको टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की सलाह देते हैं।
कुछ महिलाओं में ये देखा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी होती है। एंडोमेट्रियोसिस बीमारी में औरत को एमसी बच्चेदानी के बजाय अंदर से भी आती है। उसको ट्यूब में भी ब्लड जा सकता है, उसके ओवरी में रह सकता है, उसके पेट में रह सकता है। और ये बीमारी जो होती है इसमें कई बार ब्लड जो जाकर के ओवरी में जमना शुरू हो जाता है। इस बीमारी का एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता है, लेकिन आजकल ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ की तरह है जो आजकल बहुत बढ़ रही है। तो कई बार जब वो एमसी जैसा ब्लड ओवरी में इकट्ठा होता है तो वो एक सिस्ट बनाने लगता है और उस सिस्ट की वजह से अगल बगल के अंडे दबने लग जाते हैं और इन महिलाओं की प्रजनन क्षमता बहुत तेज़ी से कम होने लगती है। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको अपनी एज भी नहीं देखनी है, कितने साल शादी के हुए ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना है और आप जितना जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी तब तक चलती है जब तक आपको एमसी आती है, और हम जब तक आपको बच्चा नहीं है तब तक ना हम आपका एमसी बंद कर सकते हैं, ना कोई ऐसी दवा दे सकते हैं जिससे कि एमसी बंद हो जाए, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का इलाज और बच्चा होना दोनों दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इसलिए हम लोग को उस बीमारी को थोड़ा कंट्रोल करके इन महिलाओं को जिस विधि से भी प्रेगनेंसी आए उसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। सेम टीबी नाम की बीमारी जो कि एक इन्फेक्शन है, अगर आपके गर्भाशय में या आपके ट्यूब्स में कभी टीबी हुई है या आपको टीबी की हिस्ट्री है तो ऐसे में आपको जितना जल्दी हो अपना फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आपका इनफर्टिलिटी डॉक्टर हमेशा स्टेप में करता है। सबसे पहले वो लेवल 1 की जांचें करता है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है उसका इलाज करता है। अगर वो नहीं ठीक होती है 3 से 6 महीना टाइम आपकी एज के हिसाब से, आपकी बीमारी के हिसाब से लेता है। फिर वो स्टेप 2 IUI या डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी की तरफ जाता है। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो वो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी कराने की सलाह देता है। यकीन मानिए टेस्ट ट्यूब बेबी एक वरदान है उन लोगों के लिए जिनके लिए पहले बच्चा होना संभव नहीं था। सिंपली आपकी ट्यूब बंद हो जाती थी और आप माँ बनने के सुख से वंचित रह जाते थे। तो उसको दूर करने के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी की विधि आई और वो बहुत बड़ा वरदान साबित हुई। लेकिन हम लोग डॉक्टर के पास टेस्ट ट्यूब बेबी के जब इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, डॉक्टर जो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करता है तो आप कहते हैं अभी से हम टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कराएं मैडम, ये तो आखिरी इलाज है, जब सब फेल हो जाएगा देखेंगे, अभी तो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी अगर आप अपने अंडे से कराना चाहते हैं तो अगर उम्र रहते हुए आपने ये निर्णय नहीं लिया तो आगे चल के हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी आपके ऊपर सफल ना हो पाए। सफल हो जाए तो मिसकैरेज हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए आपको अपने डॉक्टर की बात माननी चाहिए, सही जगह इलाज कराना चाहिए, समय पे अपनी जांचें करानी चाहिए और समय से मातृत्व पितृत्व का सुख प्राप्त करना चाहिए। और सिर्फ एज ही एक फैक्टर है जिस पे मेडिकल साइंस कभी भी जीत नहीं पा सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपकी एज रिलेटेड जो क्वेरीज थी उनको कुछ सॉर्ट आउट किया होगा, आपको कुछ इंसाइट दिया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करें और मेरे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखें, घर में रहें, सेफ रहें, हाथ धोते रहें और अपनों के बीच क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बाय बाय, टेक केयर।